हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे जनगणना 2011 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनगणना से रिलेटेड एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, कोई भी एक्सवाईजेड एग्ज़ाम। और सबसे ख़ास बात यह है कि 2021 में ध्यान से समझने का प्रयास करना, यानी 2021 में आपकी जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये 2021 वाली जनगणना नहीं हो पाई थी। और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या की जनगणना की जाती है। ठीक, तो 2021 में कोरोना के कारण नहीं हुई थी। नवीनतम जनगणना हुई थी हाल फिलहाल में, होनी 21 में थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं होती। तो उसके पहले कब हुई थी? 2011 में। तो आप यहीं से समझ जाइए कि ये जो लिखा है जनगणना 2011, यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। ठीक, तो उसी पर आधारित ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक पॉइंट छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आपका रिलेटेड जनसंख्या से या जनगणना से रिलेटेड कौन सा बन सकता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक, पूरी बात समझ गए। अब देखो, जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, साक्षरता दर। क्या लिखा हुआ है? साक्षरता दर। तो साक्षरता दर का मतलब होता है, यानी कहने का मतलब कि किस राज्य के लोग या किस केंद्र शासित प्रदेश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है कि राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है? केरल। यानी केरल में लगभग 94%, ध्यान से समझो, केरल में लगभग 94% लोग पढ़े लिखे हैं, और इससे ज़्यादा का भी आंकड़ा है। और या फिर आप कह सकते हो कि 100%, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है कि 100% साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो है आपका केरल। और उसी के बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा है राज्य न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार। ठीक, लेकिन बिहार में दिन प्रतिदिन शिक्षा का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा, ऐसा हम कह सकते हैं अगर तुलना की जाए जनसंख्या के अनुसार। और जैसे बिहार को एक बहुत छोटा या पिछड़ा राज्य माना जाता है, लेकिन पिछले अगर 10 वर्षों की तुलना करें हम, तो बिहार राज्य में जितना बदलाव हुआ है शायद ही भारत के किसी राज्य में शिक्षा के मामले में इतना बदलाव होगा। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे होंगे। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किस में है, तो वो होगा केरल, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित लोग, और सबसे कम तो वो हो जाएगा बिहार। अगला पॉइंट उसी में नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा केंद्र शासित सर्वाधिक साक्षरता वाला, यानी केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है जो सर्वाधिक साक्षर है पढ़े लिखा, तो वो है आपका लक्षद्वीप। और आगे लिखा हुआ है केंद्र शासित न्यूनतम साक्षरता, तो वो है दादरा और नगर हवेली या दादर और नगर हवेली। तो ये मुख्य 4 पॉइंट थे। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट में देखो लिखा हुआ है साक्षरता दर महिला, यानी अभी जो हमने बात की थी वो ओवरऑल बात थी। अब अगर केवल महिलाओं की बात करें तो राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला तो भी आपका केरल ही होगा। यानी अगर केवल महिलाओं के बारे में पूछे कि किस राज्य की सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं या साक्षर हैं, तो भी केरल होगा। और राज्य न्यूनतम साक्षरता वाला तो बिहार। यानी जब ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल है तो महिलाएं भी वहीं की होंगी, और न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा है? बिहार। तो महिलाओं के लिए भी बिहार ही है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा केंद्र शासित सर्वाधिक साक्षरता, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ये महिलाओं की बात हो रही केवल। और केंद्र शासित न्यूनतम साक्षरता तो वो हो जाएगी दादर और नगर हवेली। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं पुरुषों की। अगला पॉइंट देखिए, अगला लिखा है साक्षरता दर पुरुष, यानी अब केवल पुरुषों की बात हो रही है, तो राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला तो भी वो आपका केरल हो जाएगा। और लिखा राज्य न्यूनतम साक्षरता तो भी वो आपका बिहार। यानी केवल पूछे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसकी, तो केरल, और सबसे कम किसकी, तो बिहार। केवल पुरुष की बात करें तो भी केरल और बिहार, और केवल महिलाओं की बात करें तब भी केरल और बिहार। अगला क्या लिखा हुआ है, केंद्र शासित सर्वाधिक साक्षरता, तो वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ये केवल पुरुषों की बात हो रहा है, कह रहा केंद्र शासित न्यूनतम साक्षरता, तो वो दादर और नगर हवेली। यानी चाहे वो केवल पुरुषों की बात करे, चाहे महिलाओं की, या फिर पुरुष या महिला कुछ भी ना बोले, केवल आपसे ऐसे पूछे तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सर्वाधिक साक्षर है, तो लक्षद्वीप। कम में पूछे तो दादर और नगर हवेली। और अगर राज्य पूछे तो सबसे अधिक या सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला बिहार। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट समझिए,
दूसरा पॉइंट, यानी पहले में हम लोगों ने साक्षरता की बात की, अब दूसरा पॉइंट लिखा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या, यानी वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश, लगभग 24 करोड़। आप ये पॉइंट लिख लेना, लगभग 24 करोड़, और ये 2011 के आंकड़े हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखना। और लिखा राज्य न्यूनतम जनसंख्या, तो वो है आपके सिक्किम। सब लोगों को पता है एक छोटा सा राज्य, अगर सबसे छोटा वैसे क्षेत्रफल में पूछे तो वो गोवा है आपका, लेकिन अगर न्यूनतम जनसंख्या यानी वो कौन सा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती या रहती, तो वो सिक्किम, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या, यानी वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो वो दिल्ली। आसान पॉइंट आप समझ ही गए होंगे। और अगला कह रहा है केंद्र शासित न्यूनतम जनसंख्या, तो वो है आपका लक्षद्वीप। वो कौन सा है, लक्षद्वीप। फिर से समझ लीजिए, अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, तो उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में, अगर केंद्र शासित प्रदेश कहे तो वो दिल्ली सबसे ज़्यादा वाला, और सबसे कम वाला हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब यानी कौन से वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वो मेघालय, यानी सबसे ज़्यादा 10 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है या वृद्धि दर है वो है मेघालय की। और लिखा राज्य न्यूनतम वृद्धि दर वो है आपका नागालैंड, यानी नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि हुई है 10 वर्षों में, और सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, मेघालय में। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित सर्वाधिक वृद्धि दर वो हो जाएगा दादर नगर हवेली, और अगला केंद्र शासित न्यूनतम वृद्धि दर तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नोटबुक लेकर उसको लिखते चलिए, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो इनका जल्दी से क्विक रिवीजन कर सको और आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कर सको। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में लिखा हुआ नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। अब ध्यान से समझो, नगरीय जनसंख्या कह रहा है राज्य सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा, यानी कौन सा वो राज्य है जहाँ की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक हुई, वो है गोवा। और कह रहा है राज्य न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वो है हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया ना पॉइंट। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला वो हो गया आपका दिल्ली, और केंद्र शासित या केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान से पढ़िए, पॉइंट को फिर से समझ लीजिए। कहने का मतलब ये कि नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कौन सा वो राज्य है जहाँ नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई, वो गोवा का, वो हो जाएगा गोवा आपका। और राज्य न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर कह रहा है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, वो हो जाएगा दिल्ली। और वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अगले में लिखा हुआ ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। ध्यान से समझो, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कह रहा है राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वो है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। कह रहा है राज्य न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वो हो जाएगा आपका गोवा। फिर लिखा है केंद्र सर्वाधिक या केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और लिखा केंद्र शासित न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण जनसंख्या कह रहा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो हिमाचल प्रदेश की, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वो गोवा की। इसके पहले नगरीय जनसंख्या की बात हुई थी, कन्फ्यूजन नहीं रखना, कन्फ्यूजन में सब गलत कर दोगे। ध्यान से पढ़िए। और केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या कहे तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और केंद्र शासित प्रदेश अगर या केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला कहे तो वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समझो ध्यान से। अगला है क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी कौन सा वो राज्य जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका राजस्थान। और कौन सा राज्य न्यूनतम क्षेत्रफल, गोवा। अभी हमने शुरू में ही बताया था। सबसे कम जनसंख्या वो सिक्किम, और सबसे कम क्षेत्रफल वो गोवा, कंफ्यूज नहीं होना। केंद्र शासित सर्वाधिक क्षेत्रफल वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और केंद्र शासित न्यूनतम क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप समूह। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जनसंख्या घनत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनसंख्या घनत्व पॉइंट बनता है, ध्यान से समझो। लिखा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो बिहार का है, और लिखा राज्य न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वो लिखा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, जनसंख्या घनत्व का मतलब समझते हो, यानी कितने क्षेत्रफल में कितनी जनता रह रही है। बात को समझ में आ रही है। मतलब कहने का ये है कि मान लो 100 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र में 1000 लोग रह रहे हों और फिर 100 वर्ग किलोमीटर में 2000 लोग रहने लगे, तो ये हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। बात समझ में आ गया, यानी कितने क्षेत्रफल में कितनी जनता रहती है, यानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो कह रहा है राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो है बिहार का, और लिखा राज्य न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वो है अरुणाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो हो जाएगा दिल्ली, और केंद्र शासित न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो यहाँ से पॉइंट जरूर बनता है आपका एसएससी के एग्जाम में। और 2011 से रिलेटेड तो पॉइंट वैसे भी बनेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश अगर राज्यों की बात करें। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का और सबसे कम अंडमान। आप यहीं से समझो दिल्ली कितना घन आबादी का क्षेत्र है, यानी बहुत कम जगह में 20-20, 30-30 खंड की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो वही जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो गया। वैसे बिहार में, और सबसे न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश राज्यों की अगर बात करें, और सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की, यानी राज्य सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और कह रहा है राज्य न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वो है आपका हरियाणा। लिंगानुपात का मतलब यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों में या प्रत्येक 1000 महिलाओं में कितने पुरुष हैं, या कहने का मतलब जेंडर बेस्ड पॉइंट होता है। लिंगानुपात का मतलब हो गया प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। जैसे हमने आपसे कह दिया प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, तो इसको हम लोग कहेंगे लिंगानुपात, यानी जो 60 लोग बच गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 940 ही महिलाएं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक तरह से लिंगा अनुपात। समझो, अब समझना क्या है यहाँ पर ध्यान से, जैसे आपसे कह रहा है कि राज्य सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। एक बात खास ध्यान देनी है आपको, लिखा हुआ है शिशु लिंगानुपात। बात समझ में आ रही है कि ना, यानी शिशुओं की बात कर रहा है। शिशु लिंगानुपात वो राज्य सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला कौन सा, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और लिखा राज्य न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वो है आपका हरियाणा। ठीक, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है। अगला केंद्र शासित प्रदेश देखते, लिखा केंद्र शासित सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लिखा केंद्र शासित न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वो हो जाएगा आपका दिल्ली। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला क्या है। ठीक, तो ये थे आपके 2011 की जनगणना से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु। शिशु लिंगानुपात पूछ सकता है, जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ सकता है जो आपने अभी इधर पढ़ा था, उसके बाद में क्षेत्रफल के बारे में पूछ सकता है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के बारे में पूछ सकता है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के बारे में पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछ सकता है, जनसंख्या के बारे में पूछ सकता है किसकी ज़्यादा किसकी कम, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की ज़्यादा कौन से केंद्र शासित प्रदेश की कम। आपसे साक्षरता दर पुरुषों से पूछ सकता है, महिलाओं के लिए पूछ सकता है, और केवल साक्षरता दर। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो जनसंख्या से रिलेटेड कभी कभार बन जाते हैं, जो स्टैटिक जीके टाइप के पॉइंट हैं। देखते हैं क्या है वो पॉइंट, चलिए समझते हैं। जैसे देखो ध्यान से, लिखा हुआ पहला पॉइंट लिखा है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्य में हुई थी। यानी आपसे आप पूछा जा सकता है कि वो कौन से व्यक्ति थे। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट लिखा है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई। सबसे पहले से ये शुरुआत की बात हो रही है, ये भी पॉइंट बन जाता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई थी, और सन कौन सा है 1872। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है नियमित रूप से 1881 चालू की गई। यानी शुरुआत तो 1872 से हो गई, लेकिन नियमित रूप से कब चली, 1881 से। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है, तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जाता है स्वीडन को। कब, 1779 ईस्वी में। कब की बात है ये, 1779 में। अगला पॉइंट लिखा हुआ है भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों से प्रस्तुत करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला लिखा हुआ है इसका सबसे उच्च अधिकारी रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत का, यानी महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है, और वो कौन है, डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है ना, ये पहले की बात की जा रही है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है 2011 में 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत के 7वीं के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है। किस प्रकार आएगा उसको भी समझो।
क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी, तो वो थी 15वीं जनगणना। कौन सी थी? 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की यानी 1947 में जब हम लोग आज़ाद हो गए, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। जनगणना तो 2011 वाली ही है, लेकिन अगर आपसे कहे कि भारत की कौन सी है तो 15वीं हो जाएगी, अगर कहे स्वतंत्र भारत की तो 7वीं हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जामों में ऐसे पॉइंट देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, लिखा है जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष होगी। ठीक, ये अनुमान है कि 29 वर्ष होगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ढंग से तैयार कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे अगला पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका भारत और 121 करोड़। ठीक, ये 2011 के आंकड़े हैं। पॉइंट लिखा हुआ है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या मिला, यानी विश्व का हमारी जो भारत में वैसे तो 121 करोड़ है, लेकिन विश्व का कितना प्रतिशत है, तो वो 17.5%। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना में जो 121 करोड़ के विश्व का कितना प्रतिशत है, तो वह 17.5% या 17.5%। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.7%। यानी वही हम बार बार बोल रहे हैं कि 2001 से 2011 यानी इन 10 वर्षों में 17.7% की वृद्धि हुई है। यानी जितनी पहले बढ़ोतरी हो रही थी वो तो थी, इतनी एक्स्ट्रा में उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ठीक, और अगला पॉइंट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 तक कर दिया गया। ठीक, पहले इसका टारगेट 2045 था, अब हो गया 2070। तो ये थे 2011 की जनसंख्या से या 2011 की जनगणना की से रिलेटेड पॉइंट, और ये पॉइंट आप सभी तैयार करके जाइए। यकीन मानिए इनसे बाहर लगभग प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पहले आप इनको ढंग से तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइए, और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपको कम समझ में आता हो उसका हम प्रयास करेंगे, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। अगर आप भी चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।